हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। जितना भी हमारे लिए आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के सारे डिस्कस करेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो अगर पूरा का पूरा एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला हमारे पास क्या क्वेश्चन है। देखो रिसेंटली में हुआ क्या है, अल्जीरिया आपने सुना होगा, कंट्री का नाम है। रिसेंटली में इसने क्या किया हुआ है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पर क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है। तो अल्जीरिया आपके पास ऑफिशियली मेंबर बन चुका है किसका, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एनडीबी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगर एनडीबी अगर आपसे पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने इस्टेब्लिश किया था, तो ये किया था आपके पास ब्रिक्स की कंट्री ने, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, साउथ अफ्रीका। इन पांचों कंट्री ने मिलकर 2015 में 2015 में एनडीबी को यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया था, जिसको रिसेंटली में किसने ज्वाइन किया है, अल्जीरिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है। अगर इसका एम पूछे, टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये बात करता है आपके पास इमर्जिंग इकोनॉमी एंड डेवलप्ड नेशन की। अब अल्जीरिया ने तो यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, बट अगर थोड़ा सा हम पीछे की बात करें तो 2021 में बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे, चार कंट्री 2021 में एनडीबी को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो चार कंट्री ये होगी, एक अल्जीरिया होगी, पांच और पांच हमारे पास ब्रिक्स की कंट्री जो इसकी पहले ही मेंबर है। तो पांच और पांच 10 टोटल मेंबर। अगर आपसे पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने मेंबर हैं, तो टोटल इसमें 10 मेंबर कंट्री हैं। और अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की अगर बात करेगा, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, संघाई चाइना में यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। सभी को ही पता है कि ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, आपके पास सितंबर ऑफ 16 सितंबर को हर साल हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। एक इंटरनेशनल डे फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, 16 ऑफ सितंबर को। अगर पूछा जाए कि 16 सितंबर को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके पास एक कमेटी आप बोल दो, या तो आप उसको कह सकते हैं एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर साइन हुआ था। ठीक है जी, प्रोटोकॉल कह दो या तो आप कमेटी बोल दो। तो 16 सितंबर 1987 को टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है 16 सितंबर 1987 को, और उस एग्रीमेंट का नाम होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसी की याद में हम 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, चलो तो आपने यहाँ पर ये बात ख्याल पे रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस अगर आपसे पूछा जाए तो मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफोम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्सटेंस ऐसे हैं जो हमारे पास ओजोन लेयर को क्या कहते हैं, आपके पास डिप्लीट करते हैं। और भी होते हैं हमारे पास वाटर वेपर वगैरह, वो सारे के सारे काम करते हैं। मेनली हमारे पास ये है 6। आपने एक सुना होगा वियना कन्वेंशन के बारे में भी, जो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए आई हुई थी। 28 कंट्रीज को सिग्नेचर करती हैं, और जो फॉर्मलाइज होती है ये होती है 22 मार्च 1985 को। तो 1985 को आती है वियना कन्वेंशन, 1987 में आती है आपके पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और 2016 में इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक एग्रीमेंट और आता है जिसका नाम होता है किगाली एग्रीमेंट। और किगाली एग्रीमेंट भी किसके लिए आया था, टू प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर। तो ये जितने भी एग्रीमेंट हुए थे सारे के सारे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर हुए थे। रिसेंटली में ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। किसके रिस्पॉन्स में, टाइफून योगी, मतलब एक टाइफून यहाँ पर आया हुआ था। चाइना वाली साइड में हम कहते हैं टाइफून, अमेरिका वाली साइड में हरिकेन हम कह देते हैं, साइक्लोन। तो कुछ ऐसे जोग्राफिकल वर्ड्स होते हैं जो आपके पास सुनामी या तूफान को हम कहते हैं। तो एक टाइफून यहाँ पर यागी आया हुआ था साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में एक टाइफून आया हुआ था, और इसी से ही बाढ़ से प्रभावित या इसी साइक्लोन से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सद्भाव। तो टाइफून यागी मैंने आपको क्या बताया, साउथ ईस्ट एशिया मेनली साउथ चाइना सी में आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सद्भाव, सद्भावना नहीं है ये है ऑपरेशन सद्भाव। और आपके पास आपने ये याद रखना है कि किसके लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था। टाइफून योगी मैंने आपको बताया साउथ चाइना सी में यहाँ पर उठा हुआ था, और आपके पास
ये जो साउथ चाइना सी में जो आपके पास टाइफून यागी जो आया हुआ था, अगर पूछे कि इस टाइफून का नाम किसने दिया था, तो जापानीज मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने ये नाम दिया हुआ था। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हमारे पास अगर बात की जाए कि इस टाइफून यागी से जो डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिली है वो किस किस कंट्री में देखने को मिली है, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, यहाँ पे साउथ सदर्न चाइना, ये इन कंट्रीज में आपको यहाँ पर ये देखने को मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आतिशी मारलेना सेट टू बी द न्यू सीएम ऑफ दिल्ली। अभी रिसेंटली में आपके पास दिल्ली में आपके पास जो विधानसभा है उसकी नई सीएम जो बनती है उनका नाम है आपके पास आतिशी मारलेना करके। एक 43 ईयर ओल्ड की आतिशी मारलेना यहाँ पर आम आदमी पार्टी से ये रिलेटेड रखती हैं और रिसेंटली में इनको नया चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाया गया है। और कहाँ का मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है इनको दिल्ली का, आम आदमी पार्टी से ये रिलेटेड रखती हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर आपसे पूछे कि जो आतिशी मारलेना करके हैं वो कहाँ से हैं, तो कालका जी इन न्यू दिल्ली, मतलब किस असेंबली से ये रिलेटेड रखती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट बता दो, तो कालका जी इन न्यू दिल्ली से रिलेटेड रखती हैं। और दिल्ली की ये थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। ठीक है जी, आफ्टर द शीला दीक्षित एंड सुषमा स्वराज, मतलब थर्ड वुमेन सीएम ये दिल्ली की बनी हुई है। अभी रिसेंटली में अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दिया हुआ है। अभी देखते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से कौन जीतता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इंडिया ने मेंस हॉकी टीम यहाँ पर आपके पास एशियन चैंपियनशिप यहाँ पे ट्रॉफी जीत ली हुई है 2024 में। तो रिसेंटली में एशियन चैंपियनशिप हॉकी हुई है, या तो हॉकी एशियन चैंपियनशिप आप जिसको कह सकते हो। तो रिसेंटली में जीता किसके द्वारा गया है, इंडिया के द्वारा। और इंडिया मेन हॉकी टीम क्लेम्स द 5th टाइटल ऑफ एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024। अगर आपसे पूछे कि ये ट्रॉफी हुई कहां पर है, तो हॉकी ट्रेनिंग बेस होलुम्बुर चाइना में। ठीक है, अगर होस्टिंग का अगर कंट्री आपसे पूछेगा तो हुई है चाइना में, और अगर कंट्री अगर विनर पूछेगा तो इंडिया ने इसको क्या किया है, एशियन हॉकी चैंपियनशिप को यहां पर जीता हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली में नमो भारत रैपिड रेल एंड वंदे भारत ट्रेन को यहां पर इनोग्रेट किया गया है। एक ट्रेन सिस्टम है वंदे भारत, आप सभी को ही पता है, जब 2018 में बनती है तो इसका नाम आपके पास क्या बनता है, ट्रेन 18 के नाम से इसको जानते हैं। तो ट्रेन 18 बाद में इसी का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। और इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है ये। ठीक है, इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन, फास्टेस्ट ट्रेन। ठीक है, इंडिया की ये फास्टेस्ट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन वगैरह तो जापानीज टेक्नोलॉजी है। इंडियाज इंडिजीनियसली आपके पास जो फास्ट ट्रेन है उसका नाम है वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन भी रिसेंटली में लॉन्च हुई है। और एक नमो भारत रैपिड रेल, मतलब एक आपके पास ट्रेन का ही ये नाम है, बट इसकी स्पीड वगैरह क्या है, थोड़ी मतलब नॉर्मल ट्रेनों से ज्यादा है। तो मोदी जी ने अभी आपके पास इंडिया की पहली नमो भारत रैपिड रेल यहां पर स्टार्ट की है 16 सितंबर को। और वो स्टार्ट कहां से हुई है, अहमदाबाद एंड भुज, मतलब अहमदाबाद से लेकर बिटवीन अहमदाबाद एंड भुज। ठीक है जी, मतलब किस किस के बीच में ये पहली नमो भारत रैपिड रेल चलेगी, ये चलेगी आपके पास अहमदाबाद से लेकर भुज तक। अहमदाबाद और भुज आप सभी को ही पता है कहां पर है, ये गुजरात में आपके पास लोकेशन देखने को मिलेगी। तो बिटवीन अहमदाबाद एंड भुज में आपको ये रैपिड नमो भारत रैपिड रेल यहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो रिसेंटली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लॉन्च की है ओडिशा की एक फ्लैगशिप स्कीम। ठीक है, फ्लैगशिप का मतलब होता है कि मतलब खुद की स्कीम, मोदी जी की नहीं है, ओडिशा सरकार की स्कीम है। और इस स्कीम का नाम है क्या, सुभद्रा। इस सुभद्रा स्कीम में क्या किया जाएगा, आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा किसको, वुमेन को। ओडिशा में आपके पास जितनी भी महिलाएं होंगी उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा 50,000 का 5 साल के लिए। और एक साल में मिलेंगे 10,000, एक साल में 10,000, और मतलब 5-5 हजार करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, साल में 2 किस्तें यहाँ की फीमेल्स को मिलेंगी। तो ओडिशा सरकार की स्कीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट था रिसेंटली में ओडिशा का, तो यहां पर क्या हुआ है, इनको ये दिया गया है स्कीम। तो ये स्कीम का जो नाम पड़ा है भगवान माता आपके पास सुभद्रा के ही नाम पे पड़ा हुआ है। दैट इज अ यंगर सिबलिंग ऑफ द भगवान जगन्नाथ। ठीक है जी, तो आपके पास जो भगवान जगन्नाथ है उड़ीसा की, उनकी छोटी बहन को जाना जाता है, और प्रिसाइडिंग डाइटी है उड़ीसा की। तो सुभद्रा योजना के तहत क्या किया जाएगा, उड़ीसा सरकार 10,000 रुपए पर ईयर देगी। और कितने सालों के लिए देगी, 5 सालों के लिए, मतलब 50,000 रुपया। ठीक है, 50,000 रुपए देगी। और किस आपके पास एज ग्रुप को देगी, ये देगी आपके पास 21 से लेकर 60 साल तक। और उड़ीसा की अगर कैपिटल अगर आपसे पूछे तो उड़ीसा की कैपिटल हमारे पास भुवनेश्वर। ठीक है जी, और आपके पास यहीं पर ही आपके पास कौन सी लेक, चिल्का लेक। अगर पूछे कि चिल्का लेक हमारे पास कहां पर है, तो ये उड़ीसा में ही पड़ती है। और आपके पास कैसी लेक है, ये है लेगून लेक, या आपके पास इसको हम किस नाम से जानते हैं, सॉल्टी लेक।
इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्टी लेक अगर आपसे पूछा जाए तो चिल्का लेक ही है, और ये आपके पास क्या बनी थी, इंडिया की पहली, इंडियाज फर्स्ट आपके पास रामसर साइट, रामसर साइट, इंडिया की सबसे पहली रामसर साइट आपके पास कौन सी थी, ठीक है, चिल्का लेक यहां पर इंडिया की सबसे पहली आपके पास क्या थी, रामसर साइट थी। अगर रामसर के बारे में अगर आपको पता होगा, रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। रामसर कन्वेंशन है क्या, देखो हुआ क्या था आपके पास 1971, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होती है, और इस कन्वेंशन का नाम क्या पड़ता है आपके पास, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, और जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है 1975 को, और इसमें क्या होता है, टू प्रोटेक्ट दी वेटलैंड, जो वेटलैंड को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है जी। और इसी की याद में हम 2 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, वेटलैंड डे। अगर आपसे पूछे कि वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन यहां पर क्या हुआ था, आपके पास रामसर, आपके पास एक कन्वेंशन हुई थी, और एक रामसर हमारे पास क्या है, एक सिटी है, किसकी सिटी है, ये ईरान की। तो ईरान के ही सिटी रामसर में क्या हुई थी, ये कन्वेंशन हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, रामसर इसका नाम पड़ा था, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये 5 ईयर के लिए चलेगी 2028-29 तक, और ये स्कीम आपके पास मोर देन 1 करोड़ फीमेल को यहां पर हेल्प करेगी। हर एक साल का 10,000 रुपए दिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो, 50,000 रुपए इनको दिए जाएंगे 5 साल के लिए, ठीक है जी। और 2 इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी 10-10 हजार की, एक जो दी जाएगी वो देखिए दी जाएगी राखी पूर्णिमा में, रक्षाबंधन पे, और दूसरी दी जाएगी इंटरनेशनल वुमेन डे पे, जो 8 मार्च को पड़ता है। रक्षाबंधन जो आता है आपके पास अगस्त के महीने में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 2 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर दी जाएंगी, 5,000 मिलेगा फीमेल्स को रक्षाबंधन में, और 5,000 आपको मिलेगा वुमेन्स डे पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने रिसेंटली में एक स्कीम लॉन्च की है, एनपीएस वत्सल्य स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। एक बच्चों के लिए एक पेंशन स्कीम लाई गई है भारत सरकार के द्वारा, और इस स्कीम का नाम है एनपीएस वत्सल्य, न्यू पेंशन स्कीम वत्सल्य। देखो है क्या ये, देखो एनपीएस वत्सल्य एक एक्सटेंशन है एग्जिस्टिंग द नेशनल पेंशन स्कीम, आपको है ना, ये बता दिए नेशनल पेंशन स्कीम का, ये आपके पास यही है, एक्सटेंशन है, और मैनेज करेगा, मैनेज बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन चिल्ड्रन and the investment made in this account will be to ensure long term wealth। मतलब होगा क्या, फोकस किसके ऊपर करेंगे, बच्चों के ऊपर करेंगे, एंड द इन्वेस्टमेंट मेड इन दिस अकाउंट विल बी टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म वेल्थ। इस अकाउंट में अगर आप पैसे जमा करोगे तो लंबे टर्म के लिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर पैसा देखने को मिलेगा। और इस स्कीम में होगा क्या, पेरेंट्स कैन स्टार्ट सेविंग फॉर देयर चिल्ड्रन रिटायरमेंट फंड। तो अब जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों की रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पैसा जमा करवा सकते हैं, और इट इज फंक्शन सिमिलरिटी टू द करंट जो न्यू पेंशन स्कीम है उसी की तरह से ये काम करेगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस द गोल ऑफ एनपीएस वत्सल्य इन्वेस्टमेंट है क्या, strategies give to the parents the ability to invest in a pension account as ways to save for their children future। तो वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैसे यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ये स्कीम है, और याद रख लेना दिस इनिशिएटिव इनेबल पेरेंट एज टू आपके पास लिटिल एज ₹1000 इनटू देयर चिल्ड्रंस नेम ईच ईयर बाय प्रोवाइडिंग वेरियस कंट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शन। मतलब एक साल में बच्चों के लिए 1,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, और फिर बाद में आने वाले बच्चों की जब रिटायरमेंट होगी तो उनके टाइम पे ये मिल जाएंगे। एक लॉन्ग टर्म की स्कीम यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, देखो जफर हसन के बारे में। रिसेंटली में जफर हसन का नाम आया था, इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, किसका, आपके पास जॉर्डन का, ठीक है जी। कौन सी कंट्री का, जॉर्डन। यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये रहा हमारे पास इंडिया, ठीक है, ये हमारे पास इंडिया का पोर्शन है, ये जस्ट श्रीलंका। यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा बाबल मंदीप, ठीक है जी। और यहाँ से होते हुए जब आप यहाँ पे जाओगे बाबल मंदीप से होते हुए, तो ये कंट्री आपके पास ईरान वगैरह से होते हुए ये कंट्री आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल अगर आपसे पूछेगा तो अम्मान जॉर्डन की क्या है कैपिटल, अरेबिक यहाँ पर बोली जाती है। और आपके पास अब्दुल्ला टू करके यहाँ के क्या है राजा है, किंग। तो इन्हीं अब्दुल्ला टू, ठीक है, क्या नाम है इनका, अब्दुल्ला
टू करके, ठीक है। अब्दुल्ला सेकंड करके क्या है, यहाँ के किंग हैं, कहाँ के, जॉर्डन के, और इन्हीं किंग के द्वारा नए पीएम बनाए गए हैं जाफर हसन को, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो कैबिनेट ने रिसेंटली में 2-3 अप्रूवल यहाँ पर दिए हैं। एक तो वन नेशन वन पोल के बारे में आज ही मैंने वीडियो आपको दी हुई है, तो आप इसी चैनल में इस वीडियो को भी देख सकते हो, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, और हमारे लिए क्या वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है या नहीं है, तो इसी के बारे में बात हुई है। कैबिनेट का अप्रूवल मिला हुआ है, साथ साथ में अप्रूवल मिला हुआ है आपके पास मेजर एग्रीकल्चर टू स्पेस प्रपोजल, एग्रीकल्चर को भी एक स्कीम मिली हुई है, और स्पेस से रिलेटेड भी यहाँ पर स्कीम्स आई हुई हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली में अप्रूव्ड किया हुआ है आपके पास 60,000 करोड़ रुपए, ठीक है जी, कवरिंग एरिया एग्रीकल्चर टू द स्पेस एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर से लेकर स्पेस तक यहाँ पर स्कीमें आई हुई हैं। एक तो पहला आया हुआ है वन नेशन वन पोल्स के बारे में बात हुई है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, और वन नेशन वन पोल्स के अगर बारे में बात कही जाए तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया हुआ था कि होगा क्या कि लोकसभा के, स्टेट की असेंबलीज के और लोकल बॉडीज जो होंगे उनके साइमल्टेनियसली एक ही साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे, ताकि आने वाले टाइम पे जो इलेक्शन वगैरह पे ज्यादा जो खर्चा होता है उसको कम किया जाए, सरकारें ज्यादा फोकस करें, आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा वो अच्छे से चल पाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी बातें हमने की थी। और देन हमारे पास नेक्स्ट बात हुई है पीएम आशा स्कीम के बारे में, 100 एक्सटेंशन मिला हुआ है, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास जो बात हुई है वो कैबिनेट ने सेक्शन किया हुआ है 24,474 करोड़ सब्सिडी ऑन द फोटो, आपके पास फॉस्फेटिक एंड द पोटेशिक फर्टिलाइजर फॉर द 2024 रबी क्रॉप के लिए, ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास चंद्रयान 4 के बारे में। ये चंद्रयान 4 है क्या? देखो रिसेंटली में चंद्रयान 4 के बारे में यहाँ पर बात हुई है कैबिनेट में, जिसमें कहा है कि लगभग 2000 करोड़ यहाँ पर खर्चा जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और चंद्रयान 4 के का मतलब आपके कहा क्या गया है कि इसमें होगा क्या कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो होंगे हमारे पास 2040 तक क्या करेंगे, यहाँ पे चांद पे क्या करेंगे, यहाँ पे चांद की सरफेस पे लैंड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास होगा क्या, जितने हमारे पास आप सभी को ही पता है कि रिसेंटली में हुआ क्या है, 2025 में भी कहा गया है कि जो मिशन गगनयान जो है, मिशन गगनयान, इसके थ्रू क्या कहा गया है कि मिशन गगनयान के तहत आपके पास 4 हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको क्या किया जाएगा, स्पेस में यहाँ पर भेजा जाएगा। तो उसका ये एक्सटेंशन वर्जन रहेगा चंद्रयान 4, 2040 तक ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा, चांद की धरती पे, ठीक है, सरफेस ऑफ द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्या करेंगे, आपके पास जो ठीक है जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो क्या करेंगे, लैंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कैबिनेट ने यहाँ पर बात कही है। साथ में एक वीनस ऑर्बिटर मिशन की बात हुई है आपके पास, जो आपके पास लगभग 1200 करोड़ का है, और जो आपके पास क्या करेगा, अप्रूव्ड फॉर द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द वीनस, ठीक है। साथ में हमारे पास देखो चंद्रयान 1 की अगर बारे में बात कही जाए तो चंद्रयान 1 जो हुआ था वो हुआ था 2008 में। यहाँ पर क्या हुआ था, डिस्कवर्ड द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है जी, चांद की सरफेस पे सबसे पहले पानी को खोजा गया था चंद्रयान 1 के तहत, जो 2008 में हुआ था। चंद्रयान जो 2 जो हुआ था वो हुआ था आपके पास 2019 में। ये मिशन हमारे पास फेल रहा था। और जो हमारे पास चंद्रयान जो 3 हुआ था वो हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त 2024 को, है ना, ये 24 को 23 को नहीं, सॉरी 23 को हुआ था। और 23 अगस्त 2023 को ये आपके पास क्या हुआ था, लैंड हुआ था ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून की सतह में ये लैंड हुआ था चंद्रयान 3। और इसमें हमारे पास इस पॉइंट का, जहां पर ये आपके पास चंद्रयान 3 लॉन्च जहां पर हुआ था, उस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था, शिव शक्ति पॉइंट। और इस मिशन ने क्या कहा था कि मून की सरफेस पे हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, सल्फर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला कहां पे, आपके पास मून की सरफेस में। और चंद्रयान 4 मैंने अभी आपको बताया कि कब तक लॉन्च कर देंगे, 2024 में ही। साथ में ये कैबिनेट का ये भी कहना है कि 2035 तक 2035 तक क्या होगा, आपके पास इंडिया का खुद का क्या होगा, आपके पास एक स्पेस स्टेशन बना दिया जाएगा। और इसका जो पहला फर्स्ट जो मॉड्यूल होगा वो भारत क्या कर देगा, 2028 तक क्या कर देगा, लॉन्च यहाँ पे कर देगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम आशा के बारे में। यहाँ पर बात हुई थी, एक एग्रीकल्चर सेक्टर से ये रिलेटेड स्कीम रखती है, और इसमें क्या कहा गया था कि इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, 45,000 करोड़ की यहाँ पर बात हुई है। रिसेंटली में 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले थे, ये पहले होने वाले थे कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया में ये गेम होने वाले थे कहाँ पे, आपके पास 2026 के कॉमनवेल्थ गेम। बट देखो ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, इसलिए जो 2026 की जो अब कॉमनवेल्थ की गेम जो होंगी वो कहाँ पर होंगी, ग्लासगो। अब ग्लासगो कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड, तो ग्लासगो के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आप क्या करवाई जाएंगी 2026 की कॉमनवेल्थ गेम करवाएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया हुआ है 2026 के गेम से, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस ये बात कर रहे हैं। तो अब स्कॉटलैंड आपके पास जो कंट्री है उन्होंने क्या कहा कि 2026 की जो कॉमनवेल्थ गेम होगी हम करवाएंगे। इससे पहले 4 साल पहले जो गेम हुई थी वो किसने करवाई थी, आपके पास बर्मिंघम में 2024 में। हर 4 साल के बाद बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो 2024 में और 2022 में और अब 2026 में। ओलंपिक्स के बारे में आप आई होप सभी को ही पता होगा, ओलंपिक्स का कैसा रहा, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स कैसा रहा। ठीक है, चलो तो उसकी बात ना करके नेक्स्ट हम बात करते हैं। रिसेंटली में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट हुआ। अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट करते हैं तो 21 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ताकि लोगों में क्या रहे, शांति बनाए रखें। लोगों में नहीं, कंट्री आपस में बिल्कुल पीसफुली तरीके से काम कर सके। इसके लिए एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है 24 अक्टूबर 1945 को, ताकि आपस में कंट्री दोबारा ना लड़े। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो उसी के ही बाद 24 अक्टूबर 1945 को ये काम दिया गया था यूएन को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया था आपके पास, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर बनता है यूएनओ का। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है आपके पास, ठीक है जी, हेड का नाम आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि इनके हेड कौन है यूएन के। तो 24 अक्टूबर को बनता है, इसलिए 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं यूएन डे। और आपके पास 24 अक्टूबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं पोलियो डे। तो आप सभी को ही पता है कि पोलियो है क्या, आपके पास एक वायरल डिसीज है, वायरस से रिलेटेड होता है पोलियो। सबसे पहले पोलियो की जो वैक्सीन बनाई थी वो आप सभी को ही पता है, आपके पास जॉन सॉल्क ने ये वैक्सीन बनाते हैं। और ये जो आपके पास इसकी जो ओरल ड्रॉप होती है, ओरल ड्रॉप, ठीक है, ओरल ड्रॉप जो बनाई थी वो बनाई थी अल्बर्ट सैबिन ने। अल्बर्ट सैबिन ने क्या बनाई थी, इसकी पहली ओरल ड्रॉप बनाई थी। और पोलियो आप सभी को ही पता है कि पूरे नर्वस सिस्टम को, ठीक है, नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है। और इस बार जो थीम रखी हुई है वो रखी कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस करके, क्या रखेगी इसकी थीम रखी गई है, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस करके रखी गई है इसकी थीम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो जॉर्डन फिर से यहाँ पर आई हुई थी न्यूज में, पहली कंट्री बनी है जिसने डब्ल्यूएचओ ने वेरीफाई किया है एलिमिनेटिंग द लेप्रोसी। जो आपके पास लेप्रोसी जो आपके पास है उसको क्या कहा है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि जॉर्डन पहली कंट्री बनी है ग्लोबली, ठीक है, पूरे के पूरे ग्लोबली, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिसने एलिमिनेट कर दिया हुआ है लेप्रोसी को। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर है हमारे पास डॉक्टर टेड्रोस एडनोम करके, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे रिसेंटली में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग, जो हमारे पास निखत जरीन है, विनर हैं ये, आपके पास वर्ल्ड बॉक्सर हैं ये, ठीक है। इनको रिसेंटली में तेलंगाना की सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या बनाया गया है, डीएसपी बनाया गया है। निखत जरीन के बारे में अगर आपसे पूछे तो कहाँ से हैं ये, निजामाबाद तेलंगाना से। और निखत जरीन क्या करते हैं, इंडियन के ये फेमस क्या है, बॉक्सर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सरकार ने इनेक्ट किया है लैंडमार्क प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट 2004। मतलब होगा क्या इसमें, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगर कोई डैमेज करता है तो होगा क्या, वही पर्सन जो सस्पेक्ट पाया जाएगा, जो बंदा मिलेगा उसी से ही क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा पैसा वसूला जाएगा, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। तो अगर मान लो बंदा कैपेबल नहीं है तो आगे आने वाली पुश्तें क्या करेंगी, उसकी किस्तें भर भर के, मतलब वो पूरा का पूरा पैसा उसको चुकाएंगे। मान लो कोई किसी गाड़ी जला दी तो गाड़ी का पूरा जितना भी खर्चा होगा, जिस बंदे ने वो गाड़ी जलाई हुई है, मास प्रोटेस्ट जब होते हैं तो ये ज्यादातर घटनाएं उस टाइम पे देखी जाती हैं। तो उसी टाइम पे अगर कोई बंदा सस्पेक्ट मिलता है तो ये सारा का सारा, मतलब जितना भी डैमेज होगा उसी बंदे से क्या किया जाएगा, भरवाया जाएगा। तो उत्तराखंड ने ये आपके पास प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट लॉन्च किया है 2004 में। तो चीफ मिनिस्टर आप सभी को ही पता है, यहाँ पे सीएम जो हैं उत्तराखंड के, वहाँ पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने रिसेंटली में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट 2024 यहाँ पर एक्ट पास किया है। मतलब 2004 का ये एक्ट है, इम्प्लीमेंट 2024 में उत्तराखंड ने किया हुआ है। और इसी में मैंने आपको क्या बताया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, जो भी हमारे पास होगा, उसमें क्या किया जाएगा, वेदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट सिटीजन हैव रिकोर्स टू सीक द रीएम्बर्समेंट फॉर द लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सिविल अनरेस्ट। जब भी सिविल अनरेस्ट वगैरह देखे जाएंगे तो सारा का सारा जो खर्चा होगा वो आपके पास वही बंदा क्या करेगा, इसको
पे करेगा, ठीक है जी। उत्तराखंड में आप सभी को ही पता है माना आपके पास माना नीति और लिपुलेख, माना नीति और लिपुलेख क्या है हमारे पास 3 पासेस हैं, ठीक है। और यहीं पर ही आपके पास एक कंट्रोवर्शियल साइट भी है, नेपाल में 3 साइट है, ठीक है, लिम्पियाधुरा और आपके पास ये काला पानी वगैरह। और आपने याद रखना है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री है वो एक रिवर बनाती है, वो हमारे पास काली रिवर करके। और इसी उत्तराखंड में हमारे पास नैनीताल भी देखने को मिलता है। जितनी भी ताल वाली लेक अगर आपने सुना होगा वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं उत्तराखंड के। और उत्तराखंड की अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछेगा तो 5 यहाँ पर क्या मिलेंगी, लोकसभा की सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। 5 यहाँ के लोकसभा की सीटें हैं। और उत्तराखंड में मैंने पासिस आपको बता दी, माना नीति लिपुलेख करके ताल नामक लेक सारी की सारी यहाँ पर है। काला पानी आपने जरूर याद रखना है, नेपाल के साथ बाउंड्री लाइन है। और लोकसभा की सीटें भी यहाँ पर याद रखोगे, कितनी सीटें हैं, 5 सीटें यहाँ पर। ये आपके पास कौन सा, आपके पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क यहीं पर ही है, ठीक है, जिसको हम पहले रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से यहाँ पर जानते थे, ठीक है जी। और यहीं पर ही आपको पता होगा सुंदरबन, अच्छा सुंदरबन का डेल्टा आगे जाके, ठीक है। तो चलो यही बात है, हम यहाँ पर आज इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी एक बार वीडियो अच्छी लगी है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी तरीके के और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।